नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। बिहार के रण में एक प्रण आ गया है और वो प्रण तेजस्वी का है। मैं बात कर रहा हूं पहले चरण की वोटिंग से ठीक एक हफ्ते पहले तेजस्वी जो है वो महागठबंधन का घोषणा पत्र ले आए हैं और घोषणा पत्र में बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। तो उस घोषणा पत्र में जो कुछ कहा जा रहा है, जिसे प्रण कहा जा रहा है, प्रतिज्ञा कहा जा रहा है तेजस्वी की, क्या है उस घोषणा पत्र के जो बातें कही गई हैं और कितना जमीनी स्तर पर या हकीकत में आप जो कहते हैं संभव है इतना कर पाना, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। जानने की कोशिश करेंगे। सुनील राउत मेरे साथ मौजूद हैं। सुनील बिहार की बात में लगातार दर्शकों को आपको बताते हैं उस मुद्दे को जो बिहार के चुनावी रण से जुड़ा हुआ है। ये महाघोषणा पत्र आ गया है और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तेजस्वी बड़े जोश में कहते हुए नजर आए कि देखिए बीजेपी का तो नहीं आया, घोषणा पत्र हमारा आ गया। और इस घोषणा पत्र के जितने बड़े बड़े पॉइंट हैं, क्योंकि लगभग जितनी मेरी जानकारी 32 पेज का है, बिल्कुल बिल्कुल, और उस 32 पेज में जो बड़े बड़े वादे हैं उसको कैसे देखते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, इसको आपको ऐसे देखना होगा। ये सबसे पहले तो महागठबंधन का घोषणा पत्र कहा जरूर जा रहा है, लेकिन तेजस्वी का प्रण है ये। इसमें महागठबंधन प्रतिज्ञा भी है। प्रतिज्ञा मतलब वही कि भैया तेजस्वी ही सब कुछ है। अब बाकी लोग कहाँ हैं भैया? अब हालांकि ये बात दिगर है, हम पहले भी इस पर आप भी चर्चा कर चुके हैं, मैं भी चर्चा कर चुका हूँ कि 11 सीटें अंततः वैसी बची गई जहां आमने सामने की फाइट हो रही है। बिल्कुल, मतलब 11 सीटों पर अभी भी आरजेडी कांग्रेस। अब बड़ा सवाल ये है कि जहां फ्रेंडली फाइट, हाँ नहीं फ्रेंडली क्या है, वहां पे अगर तेजस्वी प्रचार करने जाएंगे तो भाई आपको बोलना तो पड़ेगा। अपोजिशन में आप ही के कांग्रेस का उम्मीदवार है, तो क्या आप राहुल गांधी को वहां गाली दे के आएंगे या उनके खिलाफ कुछ बोल के आएंगे? ये बड़ा सवाल है। ये तो इतर बात हो गई। ये मतलब आपके अंदर का जो मनभेद है, ये बिहार की जनता को दिखाने के काफी है कि कितना आप एक होकर आप आए हैं। आप घोषणा पत्र कितना बड़ा ले आए, लेकिन अगर आपकी जमीनी तैयारी ही नहीं है पुख्ता, मैं इस बात से शुरू इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एनडी जो महागठबंधन है वो बिखरा कहा है, वो यहाँ दिख रहा है। तो आपको अगर 11 पिछले बार का अगर विश्लेषण हम करेंगे तो कुछ प्रतिशत का फर्क था दोनों दलों में। अगर आपकी 11 सीटों पर इस बार आमने सामने फाइट है और वही अगर दोहरा दिएगा तो आपके हाथ से सत्ता तो चली गई। वो मैं पहले से भी कह रहा हूँ कि क्या होता है जब चुनावी फाइट बड़ी इस तरीके की हो तो आपको उसमें एक सीट देखना पड़ता है। वो उसमें आपका गणित बाद में समझ में आता है। जब परिणाम आता है तो गणित भी सामने आता है कि नहीं यार, ये 10 सीटें क्यों हार गए, 5 क्यों हार गए, या 5 प्लस हो गई, 5 माइनस हो गई। तो वो और इस बार परीक्षा इसलिए तेजस्वी की ज्यादा है क्योंकि पीके भी मैदान में है और तेज प्रताप यादव भी मैदान में, और जगह जगह जाकर तो तेज प्रताप यही कह रहे हैं कि भैया ये नौटंकी में झांसे में मत आना आप। जो भाई का नहीं हुआ वो बिहार का क्या होगा? वो एक प्रश्न कह के, एक बात कह के पूरा वो मामला खत्म कर दे रहे, बोले नौटंकी झांसे में मत आना आप अपना फैसला खुद करिए। तो ये एक तो बड़ी चैलेंज होगी। अब आते हैं उनके घोषणा पत्र पे। हर जगह तेजस्वी से यही सवाल पूछा जा रहा है जब से उन्होंने कहा जी कि हर परिवार के व्यक्ति को हम एक नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। और सरकारी नौकरी में भी उन्होंने एक ब्रैकेट रखा है कि जीविका दीदी। सरकारी नौकरी तो हो ही गई परिवार को, लेकिन जो जीविका दीदी है वहां जब करोड़ों की तादाद में जो महिलाएं हैं जिनको नीतीश कुमार ने 10-10 हजार रुपए मोदी सरकार ने दिए, उनको पक्का करेंगे। पक्का मतलब उनको सरकारी नौकरी और 30,000 रुपए कम से कम उनको वेतन देंगे। अब ये जो सरकारी नौकरी का जो बजट हमने जोड़ा था वो 9 लाख करोड़ के आसपास जा रहा था। अब उसमें जीविका दीदी का बजट मिला देंगे तो वो लगभग उतना ही बजट और जोड़ देंगे। इसी में वही चीज जो घोषणा पत्र में कहा गया 2500 रुपए महिलाओं को हर महीने दिए जाए, वो अलग, मैं वही कह रहा हूँ। अगर मतलब क्योंकि मैं सारे बजट को देख रहा हूँ उस तरीके से। तो ये सब बड़े बड़े पत्रकार जो है तेजस्वी से जो इंटरव्यू कर रहे हैं यही सवाल पूछ रहे हैं। बोले कि भाई साहब ये बहुत अच्छी बात है आप कह रहे हैं, लेकिन ये कैसे करेंगे, इसका कुछ बता। बोले वो आप चिंता मत करिए। अरे तो भाई बिहार की जनता भी तो जानना चाहेंगी, क्योंकि जब आप ये वादा करते हैं तो आपके अपोनेंट तो आपके पिताजी और माताजी का राज तुरंत याद दिला देते हैं ना। अब आपके माताजी पिताजी जब 2005 तक 95 से सत्ता में रहे तो हमारी बात होती है बिहार में अभी भी। तो कई पत्रकार मित्र हैं, उनके किसी के पिताजी सरकारी नौकरी में शिक्षक थे, किसी के पिताजी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे, किसी डिपार्टमेंट में थे स्टेट विभाग के। तो वो बताते कि 6-6 महीने तक कभी कभी तनख्वाहें नहीं आती सरकारी विभाग। तो ये फंड की स्थिति है ना। हाँ नहीं, लालू सरकार में 6-6 महीने तक तनख्वाहें नहीं मिलती थी। जो आप बात कर रहे थे कि ये कैसे आप दिख पा रहे हैं इतने बड़े वादे को
हकीकत हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही कि भाई जिसके पिताजी 6 महीने तक तनख्वाह नहीं दे पाते थे सरकारी, आप कह रहे जी हम इतने लोगों को सरकारी, तो उनको तनख्वाह कहाँ से देंगे? सबसे पहले आप अपना रोड मैप जनता के सामने रखिए। सब पूछ रहे, लेकिन कह रहे नहीं हमने बना लिया रोड मैप। अब इसमें हंसी की बात तो बता नहीं रहे। हाँ नहीं, उसमें मैं बता रहा हूँ, वो कन्हैया कुमार ने एक जगह बता दी, कांग्रेस के जो नेता है कन्हैया कुमार, उन्होंने एक जगह बता दी, उनसे पूछ ही लिया किसी बड़े कार्यक्रम टीवी चैनल में, तो बोले कि यार सरकारी नौकरी कैसे देंगे आप तो पढ़े लिखे जेएनयू से एकदम भाई डॉक्टर आदमी है, तो बोले कैसे करेंगे जरा एक बात बताइए। बोले इतनी ही सरकारी नौकरी है, इतनी तो पूरे देश में नहीं है जितनी। तो उन्होंने एक नया गणित, मतलब इतना जबरदस्त गणित उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, बोले कि 1 रुपए में अंबानी को जमीन दे देते हैं हम, अदानी को, तो यहाँ फैक्ट्री लगती है। तो बोले अदानी को जब जमीन देंगे हम, तो हम उनसे क्यों नहीं कह सकते कि भैया हम आपको जमीन दे रहे हैं और आप युवाओं को सरकारी नौकरी दो। मतलब अदानी से आप सरकारी नौकरी दिलवाएंगे, ये कन्हैया का लॉजिक है। तो कहीं हो सकता है ये प्लान हो कि जो निजी जो फैक्ट्रियां है वहां पे उनको भी कहेंगे कि सरकारी नौकरी, तो मूर्ख बनाने का चूरन बांटा जा रहा है। हाँ, मतलब ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया सरकारी नौकरी। और एक दूसरा इनका जो वादा है 200 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। अभी तो बिहार सरकार दे ही रही है बिजली, मुफ्त बिजली दे रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल आप देखिए फिर वो वही वाला, क्योंकि सारा चुनाव जो है वो बीजेपी का डेवलपमेंट बनाम लालू राज, इसी के इर्द गिर्द है सारा। भारतीय जनता पार्टी तुरंत कह देती कि भैया ये जो मुफ्त बिजली का आप जो ये वादा कर रहे हैं, आपके पिताजी के राज में तो लालटेन ही जला करती थी भाई, बिजली तो गांव टोलों में बिजली थी नहीं। बोले कि हमने जो अब बिजली का जाल फैला दिया है, बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक कर दिया है, अब उस पे आप जलेबी छानने आ गए हैं कि 200 यूनिट तक बिजली देंगे। जवाब दो कि बिजली तो कौन लाया है ये? तो ये तो आप एक तरह से एनडीए के विकास पर मुहर लगा रहे हो कि भैया बिहार में बिजली सब जगह हो गई है। मतलब इन्होंने बना दिया। हाँ, आप उसी बने बनाए पर आप कह रहे हैं, आप जलेबी छान रहे हैं कि सब कुछ भैया एनडीए ने कर दिया है बिजली, अब हम बिजली फ्री देंगे। तो ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि एनडीए के काम पे मुहर लगा रहा है तेजस्वी का जो घोषणा पत्र है। हाँ। अब ये हो गया। अब इसके बाद आइए कि उन्होंने कहा कि भाई हम अपराध, बड़ा मुद्दा उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा, क्योंकि बड़ा मुद्दा है। हाँ, क्योंकि बीजेपी भी लगाता है सवाल। नहीं, इन्होंने कहा कि हम भाई अपराध मुक्त बिहार को बनाएंगे, बहुत ज्यादा अपराध बढ़ गया, करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, ये कुछ उसमें पॉइंट है जैसे आपने देखा होगा। तो जैसे ही अपराध की बात आ जाती है तो भारतीय जनता पार्टी भी इस पर सवाल पूछ रही है और सोशल मीडिया पर लगातार बिहार के लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि भैया 90 से 2005 का जो दौर था वो बिहार तो भूला है नहीं। वहाँ तो अपहरण एक तरह उद्योग की तरह चला करता था, सरकारी शिक्षकों का, डॉक्टरों का, बड़े बड़े उद्योगपतियों को घर से उठा ले जाते थे। और अभी गाने भी बन रहे बिहार में कि भैया का जब सत्ता में आ जाएंगे तो कट्टा सटा के उठा लेंगे घर से, ये गाने भी बन रहे हैं। हाँ, तो कह रहे बीच में अपराध मुक्त की बात। हाँ, तो कह रहे कि कैसे भैया ये आप करेंगे। और ट्रैक रिकॉर्ड क्या कह रहा है, आपने टिकट दे दिया ओसामा साहब को। ओसामा साहब आज वहाँ योगी आदित्यनाथ जी पहुंचे थे और उन रैली में अपने बोला उन्होंने कि भाई ऐसे लोगों को टिकट दे दिया आपने जिनके पिता जो थे जंगल राज के पर्याय थे उस वक्त, जो हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी जंगल राज की, उसके तो पर्याय थे शहाबुद्दीन, और उनके बेटे को आपने टिकट देके फिर उस जंगल राज के वापसी के आपने एक तरह से मुहर लगा दी। और न सिर्फ वो, आप जो आरजेडी की टिकट्स दी है, मैं एडीआर की आज रिपोर्ट देख रहा था, तो रीतलाल यादव इनके उम्मीदवार जो दानापुर से, उनके ऊपर 30 से ज्यादा आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज है। बताइए, ऐसा गंभीर जबरन वसूली, हत्या, ये सारे मामले इनके ऊपर 30 से ज्यादा मामले दर्ज है। आर्म्स एक्ट, ओसामा साहब इनके ऊपर भी मामले दर्ज है, ऐसे नहीं कि इनके पिता की छाया इनके ऊपर है, इनके ऊपर भी मामले दर्ज है। मतलब सुरेंद्र प्रसाद यादव जहानाबाद के जो कैंडिडेट हैं उन पर हत्या की कोशिश, रंगदारी के 9 मामले इनके ऊपर दर्ज है। और ये किरण देवी, अरुण यादव जो संदेश से उम्मीदवार है, ईडी, अवैध बालू, मतलब अब कैसे कैसे मामले। और आप एक तरफ कहेंगे करप्शन जी खत्म करेंगे और जंगल राज खत्म करेंगे। आपका जो एडीआर का पत्र बता रहा है 76% उम्मीदवार ऐसे आपने उतारे इस बार चुनाव मैदान में जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, ये एडीआर कह रहा है। तो भाई जिसकी पार्टी आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार को मैदान में उतार रहा है, वो कैसे दावा करेगा कि जी हम, ये सवाल पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। हाँ। तो वही चीज है ना कि फिर या तो टिकट देने में भी जब उस चीज का ध्यान नहीं रखा गया। चलिए खैर, ये तो घोषणा पत्र की बात है, और भी बहुत सी चीजें अभी उस घोषणा पत्र। बिल्कुल, जैसे महिलाओं की सुरक्षा का उन्होंने बात की कि जी महिला की सुरक्षा जो है भैया, हम महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, महिलाओं को लाभ देंगे। तो फिर वही पॉइंट वहीं पे घूम फिर के आ जाता है, क्योंकि भाई तुलनात्मक अध्ययन होगा। तो उन्होंने कहा भी राजद का जो शासनकाल था उसमें महिलाएं तो
एक डर का पर्याय था 6 बजे के बाद। मैं एक बड़े राजीव रंजन जी अपने न्यूज़ 24 के, वो बड़ा गांव-गांव घूम के कार्यक्रम करते, बड़ा प्रसिद्ध उनका कार्यक्रम है। तो एक टोले में चले गए वो, तो दुबे जी उनको कोई मिल गए, वो बड़ा क्लिप वायरल है सोशल मीडिया पर। तो दुबे जी से उन्होंने पूछ लिया कि क्या माहौल है, भी कैसा चल रहा है। तो वो दुबे जी ने उनको बिठा लिया और उन्होंने बोला कि आपको क्या लग रहा है? बोले कि आप जो आए हैं जिस सड़क से, पहले भी चुनाव कवर करने आए होंगे, ऐसी सड़क थी पहले? तो बोले कि और ये यहाँ से जो 6 किलोमीटर पर एक बड़ा सड़क बन गया है वो था पहले। और बोले कि क्या एक बात बताइए कि पहले 6 बजे के बाद यहाँ से वो बगल के जो इस गांव के लोग वहाँ हाईवे तक जा पाते थे? बोले 6 बजे के बाद भी नहीं जा सकते थे। तो ये जो वो बुजुर्ग आदमी थे, तो भाई राजीव रंजन जी उनसे पूछ रहे थे, तो लोग ही कह रहे हैं कि भैया पहले तो 6 बजे के बाद निकलना मुश्किल था महिलाओं का। तो बोले कि कैसे आप किस मुंह से बात कर रहे हैं और 2500 रुपए देने की जो बात कर रहे हैं महिलाओं को। भैया असली सवाल तो महिलाओं की सुरक्षा का है। बीजेपी कहती है कि महिला सुरक्षित रहेगी तब तो 2500 काम आएंगे। आपने तो गाना बना दिया कि भैया आएंगे शासन में तो रशियन बटाएंगे राशन में। तो आप क्या करना चाहते बिहार में? एक गाना और चल रहा है कि भैया तेजस्वी की जान बन जाओ, अगर केस आपको सुलटाना है जल्दी। ये बात अलग है, बाद में वो खुद कहते कि नहीं मेरा तो नहीं, वो कह देंगे हमारे ऑफिशियल नहीं है। तो हमने उस दिन भी सवाल उठाया कि भाई आपको उसको हाँ विरोध दर्ज कराना चाहिए। लेकिन जो इसका पूरे घोषणा पत्र का सार है, इसको मैं संक्षेप में समझना चाहूंगा। क्या इसलिए क्योंकि मतलब ये एक वोटर के मन में, क्योंकि घोषणा पत्र जाहिर सी बात या तो वोटर के मन में सवाल लाता है, बिल्कुल आकर्षित भी कर देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या, ये संक्षेप में जानना चाहूंगा कि इसको पूरा कर पाना, जो हालात बिहार के या उस स्थिति में इतने बड़े बड़े वादे करना, इसको कैसे देखना? नहीं, ये निश्चित तौर पर एक पत्रकार के नाते, एक विश्लेषक के नाते आप भी या कोई भी बड़े बड़े सब हैरान है। उन्होंने जब उसको जोड़ा तो न बिहार की जीडीपी इतनी है, न बिहार का बजट इतना है, न बिहार के पास इनकम के सोर्स इतने हैं जितने वादे आपने किए हैं। अब आप सबसे बड़ा है सवाल है कि तेजस्वी यादव ने बहुत अच्छे वादे किए, आपका विजन बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन आपको बिहार की जनता यकीन आप पर तभी करेगी जब आप उसका ब्लूप्रिंट जनता के सामने रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पीठ पर आपके पिताजी के कुशासन का एक बोझ है। आप साधन तो बताएंगे, संसाधन नहीं बताएंगे। बिल्कुल। और आपने घोटाले की बात की, तो आप हाल फिलहाल में अभी कोर्ट ने एक मामले में आपके खिलाफ जो जमीन आपने IRCTC होटल के बदले ली, आपके ऊपर गंभीर चार्जेस, आप जमानत पर है। बीजेपी कह रही है कि जो भाई जमानत पर आदमी छूट के जो चुनाव लड़ रहा है, जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है, वो किस मुंह से करप्शन की बात कर रहा है? और जमानत भी करप्शन के मामले में ही मिली है। लालू यादव जमानत पर है करप्शन के मामले में। भैया करप्शन की बात तो ये तो वही हो गया कि मतलब वो एक कहावत है बहुत अच्छी कि सूप भी वो क्या है, छलनी सूप तो सूप छलनी भी बोले। तो वो वाला कहावत सुना के इनको घेरने की कोशिश कर रहा है। तो कुल मिलाकर मेरा जो अपना मानना, बहुत अच्छा घोषणा पत्र तो होता ही बहुत अच्छा है। इस पर एक कोर्ट की बड़ी अच्छी टिप्पणी भी आई थी कि घोषणा पत्र सिर्फ दिखाने के लिए, जनता के लिए मत बनाइए, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि घोषणा पत्र जो नेताओं का होता है, इस पर हर 5 साल बाद एक कोर्ट या कोई ऐसी बॉडी होना चाहिए कि जो आपने लोगों को लुभाने के लिए पूरा किया, नहीं पूरा करना ही है, अन्यथा आपको अगले चुनाव में उतरने नहीं दिया जाएगा। या ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए ताकि सारे राजनीतिक दल जो है वो सोच समझ के बातें करें। ऐसा नहीं कि सत्ता चाहिए तो हम कुछ भी बोल दे, जो संभव ही नहीं है वो भी बोल दे और आप एक वोट ले ले। हालांकि देश की जनता इतनी समझदार हो चुकी है तिवारी जी, आपने देखा होगा कि एक दौर में वो भी वादा हुआ कि 1 लाख रुपए मिलेंगे आपको, लेकिन देश की जनता ने उस पर भरोसा नहीं किया। बिल्कुल तो वो समझते हैं कि भैया जो संभव नहीं है वो कैसे वो हो गया। तो ये सार है घोषणा पत्र। बिल्कुल सही बात है। तो आप लोग भी अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, अगर घोषणा पत्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं तो उसके लिए जो बड़ी महत्वपूर्ण बात सुनील भी बता रहे थे, ये एक रोड मैप होना चाहिए और ये भी निश्चित होना चाहिए कि नहीं हमने अगर कहा है तो हम करके दिखाएंगे। तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। बिल्कुल, आपको क्या लगता है ये संभव है, सबको नौकरी दी जा सकती है क्या? जितना तेजस्वी ने इतना बड़ा जो पॉइंटर्स रखा है उसमें से क्या वो कर पाएंगे, कितना यकीन उन पर किया जा सकता है और क्या ये संभव है? अपनी राय जरूर दें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।